Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Jawad Khan from Eurosports Fever. Viewers, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आज आपने देख लिया सेकंड ओडीआई में आपके सामने वो खामियां नजर आ गई। आज पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना पड़ गई और इतना फ्लैट बैटिंग ट्रैक था, इतना फ्लैट बैटिंग ट्रैक था। मुझे तो शारजा की विकेट्स याद आ गई जब सईद अनवर वगैरह खेला करते थे, या पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तानी टीम खेला करती थी इन्हीं फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर। जिसके ऊपर आपने ट्रैक देखा कल, यार वो तो शीशे की तरह चमक रहा था। धूप जब लग रही थी तो वो शीशे की तरह चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई किसी ने जो है वो ब्राउन कलर का शीशा रखा हुआ है। इतना फ्लैट ट्रैक था, जिसको हम बाटा ट्रैक कहते हैं, जिसको हम सीमेंट ट्रैक कहते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर पाकिस्तानी बैट्समैन ऐसे डिफेंसिव होके खेल रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितना खतरनाक ट्रैक है, या ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की विकेट्स पे खेल रहा है। पाकिस्तान अपनी विकेट्स पे नहीं खेल रहा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की विकेट्स पे खेल रहा है। मैंने लास्ट मैच में जो है आपको बताया था कि इवन दो वी हैव अ विक्ट्री, वी गॉट द विक्ट्री ओवर देयर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन उस विक्ट्री के अंदर बहुत सारे फॉल्ट थे, आज नजर आए ना। क्यों? क्योंकि आज हमें पहले बैटिंग करनी थी, आज हमारे सामने कोई टारगेट नहीं था। तो आज हमें टारगेट सेट करना था। अब इन फ्लैट विकेट्स के ऊपर टारगेट जो है वो 300 प्लस होता है। मतलब अगर इस विकेट के ऊपर 320 रन भी बनाए जाते ना, और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने खेला है वो 320 रन भी चेस कर जाती थी। यानी कि इस विकेट के ऊपर आपके पास कम से कम 330 340 रन होने चाहिए, 40 रन तो होने चाहिए थे। तब जाके साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका ये गेम 40 ओवर में खत्म कर रहा है। वो आपका 270 का टारगेट 40 ओवर में चेस कर रहा है, यानी कि उसके पास मजीद 10 ओवर है और उसके पास 7 विकेटें बाकी हैं। उसके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए, यानी कि उसका सिर्फ पैट्रियस आउट हुआ, उसका जोर्जी आउट हुआ, ठीक है, और उसका एक प्लेयर और आउट हुआ, बाकी तो खत्म कर दिया उन लोगों ने। तो कहने का मकसद ये है कि आए अगर इस मैच के फॉल्ट्स के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। क्या फॉल्ट रहा है? पहला फॉल्ट तो ये रहा कि आपको नजर आया कि पिछला मैच हम लोग इसलिए जीत गए क्योंकि जो हमारी टीम है ना ओडीआई की, वो आज भी वही है 250 वाली। और ये मसला अभी से नहीं, बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है कि जो हमारी ओडीआई की जो स्ट्रेंथ है ना बैटिंग की, वो ज्यादा से ज्यादा 250 और 270 के दरमियान ही स्कोर कर पाती है, इससे ज्यादा नहीं कर पाती। इससे कम कर लेगी 220 230 240, लेकिन 270 280 270 से ऊपर बहुत कम जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी एक बैटिंग रेंज बन गई है। चाहे हमारे साल पहले वाले प्लेयर्स हों, उससे साल पहले वाले प्लेयर्स हों, 2021 वाले प्लेयर्स हों, ये पिछले 4-5 साल से चला आ रहा है। ठीक है, अब जिस मैच के अंदर कोई टीम जो है वो इन फ्लैट विकेट्स के ऊपर 260 270 में आउट हो जाती है या 250 में आउट हो जाती है, उसको तो हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारी बैटिंग भी फिर इतने स्कोर बनाने के काबिल है। क्योंकि हम एक वही पुराने कन्वेंशनल वे में खेलते हैं, या हम नजर आ रहा होता है कि इतना डर के खेल रहे हैं या इतने डिफेंसिव होके खेल रहे हैं कि इन फ्लैट विकेट्स के ऊपर भी हम लोग डिफेंस कर करके फिर हम शॉट खेलते हैं। डिफेंस 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 और फिर एक खेल लिया, डिफेंस 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 और फिर एक खेल लिया। डिकॉक की बैटिंग देखी आपने? किस तरीके से खुल के खेल रहा था वो। उसको कहीं आपने देखा कि डिफेंस 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 और फिर वो थोड़ा सा उसने शॉट खेला? किस तरीके से एक दफा वो शुरू में थोड़ा सा स्लो खेला, उसके बाद जैसे ही सेट हुआ उसके बाद उसने 7 तो छक्के मारे सिर्फ, और कितने चौके मारे उसने। वो तो रुका ही नहीं है फिर। और उसके अलावा जो है पैट्रियस को देख लें आप, वो नया लड़का है 19 साल का, उसने कैसे खेला है? क्यों खेला है? वो इस वजह से खेला है कि उनको ये पता था ना यार फ्लैट ट्रैक है, ना स्विंग हो रहा है ना टर्न हो रहा है, सीधा सीधा बॉल आ रहा है, तो और क्या चाहिए। आउटफील्ड लश थी, फास्ट थी, जरा सा शॉट मारते थे गोली की तरह निकल जाती थी। ये तो बैटिंग हेवन होता है। तो द थिंग इज दैट कि लेकिन हमारा वही है कि एक साफ पता चल रहा था जिस तरह हमारे बैट्समैन खेल रहे ना यार, इन बैटिंग विकेट्स पर तो निकल निकल के खेला जाता है, खड़े होकर जो है सिर्फ टाइम किया जाता है और शॉट्स जाते हैं। ये वो बैटिंग ट्रैक्स हैं जिन पे आज से 25 साल पहले भी सचिन तेंदुलकर, सनात जयसूर्या और उस वक्त के तमाम ग्रेट्स उस वक्त भी जो है 300 रन बनाते थे इस तरह के ट्रैक्स पे। मैं बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले की। मैं 5 साल पहले की या 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। 1995 से लेके 2000 का भी अगर आप एरा उठा लें वो 5 साल, तो उस वक्त भी 300 रन बनते थे ऐसे ट्रैक्स के ऊपर। लाहौर के ट्रैक के ऊपर इंडिया के खिलाफ 270 रन का टारगेट इजाज अहमद ने जो है 30 ओवर में खत्म कर दिया था।
आप सोच सकते हैं ना, कि मैं बात कर रहा हूं 1997 की, इजाज अहमद ने 30 ओवर में मैच खत्म कर दिया, क्योंकि बैटिंग ट्रैक था फ्लैट, इसी तरह का ट्रैक था। तो जब इस तरह का बैटिंग ट्रैक मिलता है, तो बैट्समैन जो है वो एक बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, जो आज आपको देखने को मिलती है। इजाज अहमद उस टाइम पे इस तरह की क्रिकेट खेलते थे। और सिर्फ इजाज अहमद नहीं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स, सरहद जयसूर्या की क्रिकेट आप देख लें, ब्रायन लारा की आप क्रिकेट देख लें। तो मैं बेसिकली ट्रैक की बात कर रहा हूं। तो इस ट्रैक के ऊपर आप साउथ अफ्रीकन एटीट्यूड देखें, 19 साल का लड़का खेल रहा है, वो कैसा खेल रहा है। हमारे बैट्समैन को देखें, वो कैसा खेल रहा है। तो पहला फॉल्ट जो आपको नजर आता है, साइकोलॉजिकली वो इतने वीक हैं या इतने डर जाते हैं कि उनका वही एक गेम है कि देख देख के खेलना है, डिफेंड कर करके जो है फिर खेलना है। उसमें क्या होता है, डॉट्स बहुत ज्यादा होती हैं। उसमें क्या होता है कि स्कोर फिर स्लो हो जाता है। उसमें क्या होता है कि फिर विकेट निकलने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि जब आप बॉलर को हावी कर रहे हो, तो फिर बॉलर जो है वो उसकी बॉल और लाइन और लेंथ जो है वो बेहतरीन होती चली जाती है। वो एक ही जगह से जो है वो आगे पीछे कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं तो जो है आपको बहुत अच्छी बॉल्स मिलती हैं। बाबर आजम को देखें, बहुत अच्छा बॉल मिला, बहुत अच्छा जो है वो बॉल लेग से ऑफ स्टंप की तरफ घुमाए बॉल, और वो सीधा कैच हो गया, स्लिप के अंदर एक अच्छा कैच लिया गया उनका। तो एक तो ये फॉल्ट हो गया। दूसरा वही फॉल्ट कि चूंकि कहीं इनके फिर ये ध्यान में ये था कि जी हम कहीं 264 पे इनसे जीत गए चेस करके, तो अगर हम 270 280 भी बना लेंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे, खाक पकड़ लेंगे। मतलब ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप पहली बैटिंग करने आएंगे, तो आपके ध्यान में ये है कि आप साउथ अफ्रीका को 268 रन पे 260 पे पकड़ लेंगे या 270 पे पकड़ लेंगे, या आप उनको 280 रन बना के देंगे और फिर आप उनको जो है उस रन को डिफेंड कर लेंगे। अगर आपकी ये सोच है, तो फिर तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। फिर तो आप गलत सोच के साथ चल रहे हो। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी टीम खिला लो, इसको हटा के दूसरी ले आओ, दूसरी को हटा के तीसरी ले आओ, आप कभी नहीं जीत सकते। क्योंकि भाई अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो और ट्रैक्स इस तरीके के हैं, तो आपको सोचना है कि कम से कम 340 रन, 350 का टारगेट लेकर ग्राउंड में उतरोगे, तो उस एटीट्यूड से आप बैटिंग करोगे, और फिर आपके बनेंगे 300 320 330 रन। 350 सोचोगे तो 320 बनेंगे, क्योंकि फिर उस लिहाज से बैटिंग होगी। अगर आपने सोचा वही 280 है, तो फिर आपके यही बनेंगे रन जो आपने बनाए हैं। और ये भी मैच के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये भी हमारे रन नहीं बनते। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स जो है वो खेल दी मोहम्मद नवाज ने नीचे से, और फहीम अशरफ ने। देखिए, फहीम अशरफ से और मोहम्मद नवाज से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो इतनी अच्छी इनिंग्स आके खेल जाएंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे मेन बैट्समैन है, तो जिस तरीके से मेन बैट्समैन ने खेला है, तो पाकिस्तान इसमें ज्यादा से ज्यादा 230 220 रन तक जाता। लेकिन वो तो उन दोनों प्लेयर्स ने नीचे आके इतना अच्छा खेल दिया कि हम 270 रन पे चले गए। लेकिन द थिंग इज दैट के उसके बावजूद फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ये मैच वन साइडेड जीत गया। सिर्फ उसके 2 या 3 खिलाड़ी आउट हुए, जिसमें से डी कॉक 123 रन बना के जा रहे हैं, जोरजी जो है वो 76 रन बना के जा रहे हैं, और पैट्रियोस जो है वो 46 रन बना के जा रहे हैं, और मैच खत्म कर दिया। और डी कॉक, आप देखें, मैं फिर बात करूंगा एक बड़े प्लेयर की या एक मंजे हुए प्लेयर की, एक एक्सपीरियंस प्लेयर क्या होता है। डी कॉक ने शो किया है, वो रिटायर हो गए थे, वापस आए, आगे उन्होंने सेंचुरी मारी। लेकिन जिस तरीके से वो फ्लो में खेल रहे थे, क्यों? क्योंकि ट्रैक ऐसा था। एक अच्छा बैट्समैन वही होता है जो इस तरह के ट्रैक का भरपूर फायदा उठाता है। तो ये फायदा बाबर आजम क्यों नहीं उठा सके, रिजवान क्यों नहीं उठा सके? क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो ही गलत है, वो ही बिल्कुल खराब है। वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। भाई वनडे में आपको कोई नहीं कह रहा आप छक्के मारो, लेकिन आप चौकों वाली एग्रेसिव क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी, आपको ट्रैक का फायदा उठाना पड़ेगा। अगर हर ट्रैक पे, और ये मैं सिर्फ बाबर आजम और रिजवान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरी टीम की बात कर रहा हूँ। सलमान अली आगा की भी बैटिंग वैसी रही है, बाकियों की भी बैटिंग वैसी रही है, साइम अयूब भी जो है वो अपनी ब्लिस्टरिंग स्टाइल में नहीं खेल सके, फखर जमान जो है वो जीरो पे आउट हो गए। तो द थिंग इज दैट कि सबको जो है वो इस तरह के ट्रैक्स का फायदा उठाना पड़ेगा। अगर आपकी ये सोच है कि आप 280 रन बनाएंगे और दुनिया की टॉप टीम्स को आप रोक लेंगे, तो सॉरी, आपकी टीम में वसीम अकरम नहीं है, वकार यूनिस नहीं है, शोएब अख्तर नहीं है, सकलैन मुश्ताक नहीं है, अब्दुल रजाक नहीं है, शाहिद आफरीदी नहीं है। आप 10 दफा भी पैदा हो जाए, आप नहीं रोक सकते। आप इस टारगेट को कभी भी नहीं रोक सकते। ये उन ग्रेट्स की थी कि जब हमारी टीम जो है, जब
जब दूसरी टीमें 300 बनाती थी तो हम 250 बना के भी जो है वो अगली टीम को जो है वो हरा देते थे। हम उसको 180 पे आउट कर देते थे, 170 पे आउट कर देते, 210 रन पे आउट कर देते थे, लेकिन हम जीत जाते थे क्योंकि उस वक्त हमारे पास बॉलर्स ऐसे थे जो 250 को डिफेंड कर सकते थे। आज हमारे पास ऐसे बॉलर्स नहीं है जो कि 280 को या 290 को इन ट्रैक्स पे जो है डिफेंड कर सके। सो ऐसे ट्रैक्स अगर हमें मिलते हैं तो हमें इस माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा कि एटलीस्ट 350। और अगर हमें डिफरेंट ट्रैक्स मिलते हैं या थोड़े मुश्किल ट्रैक्स मिलते हैं तो फिर उसके लिहाज से क्या बेस्ट स्कोर है हमें वो खेलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपके को 350 का ट्रैक मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि जी 280 काफी है। हाँ, वो एक अलग बात है कि 350 के ट्रैक पे आप दूसरी टीम को 250 पे आउट कर लो तो आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा क्योंकि टॉस आपके हाथ में नहीं है। टॉस जो जीतेगा वही फैसला करेगा। और अगर आपको पहले बैटिंग दे दी गई तो फिर आप तो वही बैटिंग करेंगे, आप तो 350 के लिए जाएंगे नहीं, आप तो वही 280 290 का सोच के जाएंगे और आप जो है 260 जो है बनाकर आ जाएंगे या 250 बनाकर आ जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर दफा नीचे से फहीम अशरफ भी नहीं चलेंगे, नवाज भी नहीं चलेंगे, तो आपने तो 210 220 पे जो है बुक हो जाना है। यही मैं कह रहा था कि जब हम हारेंगे तो हमें हमारे फॉल्ट्स नजर आएंगे। लास्ट मैच के अंदर जो विक्ट्री थी, जिससे मैंने आपको कहा कि मैं विक्ट्री पे खुश हूं, लेकिन मुझे उस विक्ट्री में फॉल्ट नजर आ रहे हैं। देखिए 270 बनाए ना, साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में क्यों नहीं चेस किया? कर सकता था ना। उसको क्या जरूरत थी इतना तेज खेलने की? डी कॉक को क्या क्या कहीं पर सिगरेट पीने जाना था या उसको जो है किसी की जो है शादी में जाना था कि वो इतना तेज खेल रहा था? क्यों? क्योंकि उस उन्होंने अपना कैलिबर शो किया है कि भाई जिस तरह का ट्रैक है ये 40 ओवर में चेज होना चाहिए। उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो की, उन्होंने अपने उनके बैट्समैनों ने अपनी डोमिनेंस शो की। उन्होंने ये बताया है कि 40 ओवर में हम आपके खिलाफ 270 चेज कर रहे हैं। आप 350 भी बनाओगे तो हम वो भी चेस कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 10 ओवर का मार्जिन है। ये एक साइकोलॉजिकली जो है उन्होंने प्रेशर डाला है पाकिस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान अब सोचेगा ना कि यार 40 ओवर में अगर 270 चेस कर रहे हैं और अगले मैच में भी हमें पहले बैटिंग मिल गई तो हमें इनको क्या टारगेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 270 अगर 40 ओवर में चेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 330 340 भी चेस कर सकते हैं। बिल्कुल चेस कर सकते हैं। यही तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है जो आपने लेना होता है मैचेस के अंदर। सो खैर, एक अच्छा मैच हुआ साउथ अफ्रीका की तरफ से, बहुत ही डोमिनेंटली वो इस मैच में आए और तीसरे मैच की एक बड़ी वार्निंग जो है वो पाकिस्तान को दे दी है। इस वक्त अब पाकिस्तान हॉट फेवरेट नहीं रहा है। एक दफा सीरीज में दोबारा साउथ अफ्रीकन हॉट फेवरेट हो गए हैं और लास्ट मैच में वही हॉट फेवरेट रहेंगे। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि लास्ट मैच में पाकिस्तान एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे और साउथ अफ्रीका को मैच हराए ताकि ये सीरीज जो है वो हम जीत जाएं। अगर हम सीरीज जीत जाते हैं तो ओवरऑल पूरा जो हमारा जो टूर है वो हम जीत जाएंगे। और अगर साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीत जाता है तो ओवरऑल एक ड्रॉ हो जाएगा। T20 हम जीते, वनडे वो जीते, टेस्ट जो है वो ड्रॉ हो गया। सो पाकिस्तान के लिए ये विनिंग्स आखिरी मैच की बहुत जरूरी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आखिरी मैच में क्या होता है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।